मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपको लगता है कि अपने सच्चे प्यार के लिए तख्त-ओ-ताज को लुटाने वाले अब पैदा नहीं होते, वो अकबर के ज़माने की बात थी, तो आप गलतफहमी में हैं। आपको पुनर्विचार करना होगा। इसी मंगलवार की घटना है और दुनिया भर के मीडिया ने उसको कवरेज दिया है। हालांकि जो प्रेम संबंध थे, जो अफेयर था, वो पिछले लगभग 3 से 4 सालों से चालू था। जी हाँ साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं जापान की राजकुमारी माको के बारे में। आपने ज़रूर किसी न किसी माध्यम से, चाहे अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया में ज़रूर पढ़ा होगा कि उन्होंने अपनी राज दरबार की सत्ता को, और सत्ता तो स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहिए बल्कि यह कहना चाहिए कि राजवंश से अपने जुड़ाव को लात मार दी अपने प्रेम के लिए। साथियों, हम उनकी जन्म पत्रिका से कुछ सूत्र खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रहों की वो कौन सी स्थितियां थी जिसने उन्हें मजबूर किया, जिसने उन्हें इतना साहसिक कदम बढ़ाने के लिए आगे साहस दिलाया। तो आइए साथियों, हम बिना किसी देरी किए जापान की राजकुमारी माको, जो अभी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी हैं, उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं और उसमें से जो सूत्र हम आज आपको बतला रहे हैं वो सभी के काम के हैं। कैसे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए साथियों, हम इस जन्म पत्रिका पर, जो कि जापान की राजकुमारी माको की जन्म पत्रिका है, दृष्टिपात करते हैं। जन्म का जो इनका दिनांक है वो है 23 अक्टूबर 1991। समय है रात्रि के 11:41 और जन्म स्थान है इनका टोक्यो, जापान। तो इस पूरी जानकारी से जो जन्म पत्रिका सामने आ रही है वो है कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। कर्क लग्न का जो जातक होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो जब भी किसी को चाहता है तो पूरी शिद्दत से, पूरे तहे दिल से जाता है, और ये इन्होंने कर दिखाया है। बगावती ये होता है, अपनी बगावत की सूचना किसी को नहीं देगा, परंतु ये अपना कार्य करता रहेगा। साथियों, यदि आप इनके सबसे पहले चतुर्थ भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो मंगल देव वहां पर विराजमान है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये एक मंगली जातिका है, एग्रेसिव है। इनका जो एग्रेसिवनेस है वो इतना मुखर रूप से नहीं सामने आया है, परंतु एग्रेसिव हैं। इनको जो करना था वो ये करके रहीं। इन्होंने जो ठान लिया था वो इन्होंने पूरा कार्य किया। परंतु इससे भी ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है इनका सप्तम भाव, जो कि इनके दाम्पत्य जीवन का निर्धारण करता है। सप्तम भाव पर यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो वहाँ पर स्वग्रही होकर के शनिदेव विराजमान हो रहे हैं। पंच महापुरुषों में से एक योग, शश योग का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ध्यान ये दिलाना चाहूँगा कि जिस भी जातक या जातिका के सप्तम या लग्न स्थान पर शनिदेव विराजमान हो, वो अपने प्यार के लिए बहुत से बड़े बड़े ऑफर ठुकरा देता है। आपको ध्यान होना चाहिए। और इन्होंने भी, इन राजकुमारी ने भी लगभग 7.5 करोड़ रुपए, जो कि हर्जाने के रूप में इनको मिलने जा रहे थे, वो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। दरअसल जापान के राजवंश में एक नियम है कि राजवंश का कोई सदस्य यदि राजवंश से बाहर विवाह करता है, सामान्य नागरिक से विवाह करता है, तो उसके जो राजसीय अधिकार हैं वो तो सारे छीन लिए जाएंगे ही, और जो इसके बदले उसको हर्जाना मिलेगा ताकि वो आगे का जीवन सुरक्षित ढंग से, सुविधापूर्ण ढंग से बिता सके, उसको भी इन्होंने ठुकरा दिया, उसको तिलांजलि दे दी। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लग्न में, सप्तम में जब भी शनिदेव विराजमान होता है, ऐसा व्यक्ति साधारण जीवन जीना पसंद करता है, दिखावे से दूर रहना पसंद करता है। तो इन्होंने भी वैसा ही किया। जो ये शादी का समारोह संपन्न हुआ, बिल्कुल ही साधारण समारोह ये संपन्न हुआ। और इतना ही नहीं, इसके बाद में ये दोनों पति पत्नी, जो इनके भावी पति हैं, भावी क्या आप तो बल्कि कहना चाहिए कि जो इनके पति हैं केई कोमुरो, इनके साथ में ये न्यूयॉर्क, अमेरिका में जाकर के एक साधारण जिंदगी जीना पसंद करेंगे। साथियों, अगला
जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पे हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सूर्य इनके नीच राशि के होकर के विराजमान है, वो भी सुख भाव में। सूर्य जो कि राजयोग का कारक होता है, परंतु नीच के सूर्य के बारे में ज्योतिष जगत में एक कहावत कही गई है कि ये हजारों राजयोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, जो कि ये स्पष्ट रूप से इन्होंने कर दिखाया। राजवंश का इनसे दर्जा छिन गया। ये एक चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुई थी, परंतु इन्होंने उस ताज के बजाय अपने प्रेम को प्राथमिकता दी और उस ताज पर एक कुठाराघात किया, उसको अपनी लातों से रौंद दिया। इनको जो असली खुशी है वो ताज में नहीं मिली, बल्कि अपने प्रेम में इनको असली खुशी मिली। चतुर्थ भाव में सूर्य जो कि इनके नीच राशि के हैं, इन्होंने माता और पिता दोनों से इनके वैचारिक मतभेद शुरू से ही रखे हैं। अंतिम बिंदु जो कि हमें बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना चाहिए वो है चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारक होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि दशम भाव में चंद्रमा अकेले विराजमान है, उनके आसपास कोई भी ग्रह नहीं है, और ज्योतिष की भाषा में यहाँ पर निर्मित हो गया केमद्रुम योग। पिछले लंबे समय से ये राजकुमारी डिप्रेशन का शिकार रही हैं। इनको उसके लिए इलाज भी कराना पड़ा, परंतु इतने डिप्रेशन के बावजूद भी, इतने अवसाद के बाद भी ये अपने निर्णय से बिल्कुल भी अडिग नहीं रही। तो ये जितनी भी जानकारियां मैंने आपको आज इन राजकुमारी जी के माध्यम से प्रदान की है, वो आप कुंडली मिलान के समय उसका बहुत बेहतर उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जो भी कुंडली आती है अपने भावी जीवन साथी की, आप देख सकते हैं कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जीवन में वो प्रेम को महत्व देगा, पैसों को महत्व देगा, या सम्मान को महत्व देगा, किस चीज़ को आखिर वो महत्व देगा। तो साथियों, आज केवल इतना ही, और साधना सिद्धि चैनल पर किसी बहुत ही बेहतरीन साधना, जो कि केवल साधना बेहतरीन नहीं होगी, आपके जीवन को भी वो बेहतरीन अवश्य ही बनाएगी, उसके दौरान आपसे पुनः मुलाकात होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।